नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कमेंटेटर रजत सेनगुप्ता। रजत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल सिडनी में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा उपकप्तान होंगे। न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को 1 पारी और 176 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत दी है। और इंडियन सुपर लीग में कल केरला ब्लास्टर का सामना ओडिशा से होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल सिडनी में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 4:30 बजे से FM रेनबो सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध होगा। इस मैच के लिए बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दी है। आइए कल के इस मैच के बारे में सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने तीसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इस मैच में भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी इस मैच से डेब्यू करेंगे। उन्हें उमेश यादव की जगह शामिल किया गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया ने यहां भारत के साथ 12 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 5 जीते और 1 हारा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी श्रृंखला में अच्छी शुरुआत को लेकर जूझ रही है। चोटिल डेविड वार्नर टीम से बाहर चल रहे थे, अब उनकी तीसरी टेस्ट में वापसी होगी। विल पुकोवस्की की भी टीम में वापसी हो सकती है। ऐसे में टीम की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान हैं। रोहित के जुड़ने से टीम को मजबूती मिलेगी। शुभमन गिल ने भी बॉक्सिंग डे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुश्किलों में घिरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी का दारोमदार इन तीनों बल्लेबाजों के कंधों पर ही होगा। मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। दोनों ने सीरीज में 2-2 टेस्ट खेले हैं। इसमें पुजारा ने 63 और विहारी ने 45 रन ही बनाए हैं। टीम की जीत के लिए इनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। भारतीय गेंदबाजी में शमी और उमेश के बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। इन्होंने अपने दम पर ही टीम को दूसरा टेस्ट भी जिताया था। सीरीज में अश्विन और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 10-10 विकेट लिए हैं। सिडनी में कल बारिश की आशंका है। इसके बाद अगले 4 दिन बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सिडनी की पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। टेस्ट के चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। ब्रिस्बेन और पर्थ की पिच की तरह यहां तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कल होने वाले पिंक टेस्ट मैच में टीम इंडिया अपनी पिछली जीत का सिलसिला कायम रख पाती है या नहीं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रजत, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैच में टीम इंडिया ने किया था और बहुत ही, अगर हम कहें कि तीनों फ्रंट पर गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में जिस तरह का एक कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य टीम में दिखा था, वो वाकई में, क्योंकि कहाँ आप इतनी बुरी तरह से हारे 36 रन के बाद, अब आप एक दूसरे मैच में आते हैं, आपका जो टेम्पो है वो बहुत डाउन होता है, पर उसके बाद टीम को एक लय में आना, एक कोऑर्डिनेशन में खेलना और तीनों ही फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। तो कल मैच में आप क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि टीम इंडिया दोबारा से सीरीज जीतने के लिए कल ये बहुत अहम मैच होने वाला है। देखिए, अहम मैच तो आगे आने वाले जो दोनों मैचेस हैं वो हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि भारत जो पहला जो टेस्ट था उसको बहुत बुरी तरह से उसने हारा। सेकंड इनिंग्स में उनके सारे बल्लेबाज बहुत ही कम टोटल में वो आउट हो गए सारे के सारे, लेकिन उस स्थिति से उभर करके अगला टेस्ट मैच जीतना और वो भी उतनी धमाकेदार ढंग से 8 विकेट से जीतना, ये बहुत जबरदस्त कहना चाहिए मोरल बूस्टर है। तो इसका ये कैसा उपयोग होता है इस वाले मैच में, ये देखने की बात है।
खासतौर पर रोहित शर्मा के आने के बाद, जबकि विराट कोहली तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा जिनको आपने देखा होगा पहले कि वनडे मैचेस और T20 में खेलते हुए और मिडिल ऑर्डर में भी खेलते थे वो जी, तो अब देखिए टेस्ट मैच में वो आने के बाद में याद होगा आपको कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई हुई थी तो 5 मैचों का होम सीरीज था, उसमें क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया था रोहित शर्मा ने। उम्मीद यही कर रहे हैं भारतीय दर्शक या भारतीय खेल प्रेमी कि रोहित शर्मा वापस उसी पोजीशन में आकर के कल का खेल शुरू करेंगे और देखते हैं कल टॉस क्या होता है। टॉस के साथ ही ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करती है। देखिए सिडनी का पिच जो है हमेशा से बल्लेबाजों को सूट करता रहा है। अब इस बार पिच कैसा है, क्या उसमें कुछ तब्दीली आई है या नए जो खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं जो 2019 में नहीं थे, 2018 में नहीं थे, तो वो कैसा प्रदर्शन करते हैं इस पिच पर, ये देखने की बात है। हाँ, लेकिन चेतेश्वर पुजारा के बारे में कह रहे हैं कि पिछला जो मैच था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अच्छा योगदान किया था। और चेतेश्वर पुजारा को हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले के जो सीरीज रहे हैं उनमें उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो चेतेश्वर पुजारा अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं और मैं समझता हूं कि उमेश यादव की अनुपस्थिति में और मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह जो है उनकी जगह अब प्रदर्शन करेंगे। शुभमन गिल खेल रहे हैं, साथ ही साथ नवदीप सैनी जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जो एक बड़ा बदलाव है और नवदीप सैनी के लिए जैसे डेब्यू करेंगे एक बड़ा मौका है। और ऐसी स्थिति में जबकि आप ऑस्ट्रेलिया की जैसी सशक्त टीम के सामने प्रदर्शन करना है आपको, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप नवदीप सैनी के लिए और कितना फायदा मिलेगा इसको टीम इंडिया को? देखिए नवदीप अकेले तो जरूर जब सोचते होंगे कि मेरा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, पर उनको वैसा नहीं सोचना चाहिए। अगर अपने को प्रेशर से बाहर रखना है तो उनको सोचना चाहिए कि मैं एक टीम के साथ खेल रहा हूं और मेरा योगदान उस टीम में 11वें खिलाड़ी के रूप में ही हो, लेकिन मैं अपना प्रदर्शन बेहतरीन करूं, ये शायद उनको सोचने की जरूरत है और ऐसा ही वो सोच रहे होंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नवदीप सैनी ने बहुत सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, शार्दुल ठाकुर को बल्कि उनकी जगह पे लेना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे लॉजिक कितना सही है या नहीं है, पर ये तो खैर अब पुरानी बात हो गई, चूंकि घोषणा हो गई है भारतीय टीम की। अब इसी टीम से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन करें जितना कि पिछले टेस्ट में उन्होंने किया था। और रजत, अगर अपने श्रोताओं को हम टीम के बारे में बता दें कि कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे, उप कप्तान रोहित शर्मा होंगे, इसके अलावा शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये है टीम इंडिया की टीम प्लेइंग 11 जो कल सिडनी में अपना जलवा दिखाने वाली है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो थोड़ा सा बारिश का मौसम भी दिल्ली में भी है, लेकिन कुछ ऐसा ही मौसम वहां भी कुछ बन रहा है। और ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक उसमें जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है तो थोड़ा सा मैच में कुछ हो सकता है। और हमेशा की तरह जैसा कि हमारे श्रोताओं को मालूम है कि इस मैच का आंखों देखा हाल, जैसा कि जो पूरी सीरीज है इसका प्रसारण हम आकाशवाणी पर कर रहे हैं। आप इसे FM रेनबो और हमारा जो YouTube चैनल है प्रसार भारती का, उस पर आप सुन सकते हैं। और जहां तक ये कल के इस मैच में दूसरी बातें अगर हम देखें तो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से भारत के साथ 12 मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं जिसमें 5 जीते हैं और 1 हारा है, तो एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा हालांकि वहां पे भारी रहता है, पर जिस तरह से टीम इंडिया इस समय जो कमबैक के मूड में है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत जबरदस्त और कांटे की टक्कर होने वाली है। देखिए कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कंपैरिजन करते हैं। कभी हम पूरे टेस्ट की बात करते हैं, पूरे टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, कभी कभी किसी विशेष टेस्ट विशेष की बात करते हैं कि जहां पर खेला जा रहा है वहां पर क्या रिकॉर्ड है। तो मैं नहीं समझता कि हमेशा ही इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है। अगर दोहराना ही है तो मैं समझता हूं कि एक भारतीय खेल प्रेमी होने के नाते मैं तो ये मानूंगा कि भाई उन चीजों को वो दोहराएं जो 2018 में 2019 में भारत के खिलाड़ियों ने किया था। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक कहना चाहिए सोच की बात है। पर जहां तक भारतीय टीम की बात है और इसमें नए खिलाड़ी रोहित शर्मा की वजह से एक अच्छी शुरुआत अगर मिल जाती है भारत को,
और उधर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर की भी काफी संभावना है कि वो कल का मैच खेल सकते हैं। हाँ, ग्रॉइन इंजरी थी उनको। अब अगर वो लौट के आते हैं तो निश्चित ही वो एक मैच विनर हैं और पूरी टीम को वो अपने साथ लेकर चलते हैं, यानी बहुत इंस्पायर भी करते हैं अपनी उपस्थिति से। तो ये ठीक है, लेकिन खेल तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं जी। एक खिलाड़ी बेहतरीन खेल सकता है, हो सकता है शतक बना ले, और दूसरा जो शतक बनाने के लिए जाना जाता है वो हो सकता है आउट होने के लिए तो एक ही गेंद की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अब ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। 9 घंटे ही बचे हैं अभी इस मैच को शुरू होने में, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, अब हम सीधे उसी की उम्मीद करते हैं। कल टेलीविजन के सामने हम सभी बैठे होंगे सुबह 4 बजे से 4:30 बजे। जी बिल्कुल, और हमारे जो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा, तो आप आकाशवाणी को ट्यून इन कर सकते हैं इस मैच को सुनने के लिए। और अब बात करते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच की। न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को एक पारी और 176 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती है। न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट 101 रन से जीता था। आज के इस मैच के बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद से। आज न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को पारी और 176 रन से करारी शिकस्त दी। केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, जबकि जेमिसन ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और पहली पारी में 79 रन देकर 5 विकेट लिए, वहीं दूसरी पारी में 48 रन देकर 6 विकेट लिए। केएल जेमिसन ने अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों में 36 विकेट लिए हैं, वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 3 और कप्तान केन विलियमसन ने 1 विकेट लिया। पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 186 रन ही बना सकी। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दूसरी पारी में 50 रन नहीं बना सका। अजहर अली ने और जफर गौहर ने 37 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 6 विकेट पर 659 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। केन विलियमसन ने 238 और हेनरी निकोल्स ने 157 और डेरिल मिचेल ने नाबाद 102 रन बनाए। पहली पारी में पाकिस्तान की टीम 297 रन ही बना सकी। पाकिस्तान को इसी महीने दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू श्रृंखला खेलनी है, जिसमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ 5 T20 मैच होंगे। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीदें बरकरार हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में खेला जाना है। न्यूजीलैंड ने लगातार 6 मैच जीते हैं, वहीं होम ग्राउंड पर अब तक लगातार खेले 17 मैचों में हार नहीं मिली है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला भी 2-1 से जीती थी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से इस समय न्यूजीलैंड की जो टीम है वो एक मजबूत टीम के ऊपर साथ उभरी है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसने दोनों टेस्ट मैच में पाकिस्तान के साथ। निश्चित ही, और होम सीरीज है उनके लिए और बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमेशा से इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। केन विलियमसन तो कमाल के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, खासतौर पर न्यूजीलैंड की टीम जो है हमेशा से बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जानी जाती है। तो ये भी देखने की बात है। आजकल हम ज्यादा बातें बैटिंग और बॉलिंग की ही करते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी फील्डर होते हैं और एक एक जो चौके वो बचाते हैं उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ऐसा है कि टेस्ट मैचेस जो हैं, टेस्ट मैचेस को उस लिहाज से भी देखना चाहिए। 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो जो क्रिकेट का जो टेक्स्ट है उसका सर्वोपरि एक रूप है। तो उसमें हर एक खिलाड़ी को इतना वक्त मिलता है कि वो अपना जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो कर सके। केवल उसमें एक ही चीज की जरूरत होती है, सब्र की जी। और इस पेशेंस और धैर्य के साथ अगर वो खेलते हैं, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हों या बैटिंग कर रहे हों, क्योंकि उसमें ऐसी तो बात है नहीं कि 40 ओवर में या 20 ओवर में आपका जो है वो खत्म हो जाता है। और जैसा कि आपने केन विलियमसन की बात करी तो उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया है। अगर हम उनकी पारी देखें तो इतनी शानदार तरीके से उन्होंने 364 गेंदों में 238 रन की पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर है, 659 रन बनाया है न्यूजीलैंड ने। तो 659 रन का एक बहुत ही विशाल स्कोर जिसे हम कहेंगे, और जिसने इस मैच के पूरे रुख को पलट दिया। जी जी बिल्कुल। और 600 के ऊपर जो टेस्ट मैचेस में जो रन हुआ करते थे एक इनिंग्स में, ये तो उसी समय हुआ करता था जब आप याद करेंगे कि अपार्टाइड के समय में जो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उसके खिलाड़ी जो थे वो
जबरदस्त बैट्समैन, जबरदस्त बॉलर हुआ करते थे, वो खेला करते थे। 600 रन की पारी, जिसमें किसी खिलाड़ी ने 300 रन बनाए हैं। तो ये तो खैर एक काफी दिनों के बाद एक बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिला। बिल्कुल। अगर विलियमसन और इसके जो निर्णायक रहे हैं जेमिसन की अगर हम बात करें तो पहली पारी में उन्होंने 69 रन देके 5 विकेट लिए थे और फिर दूसरी पारी में उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट चिटकाए थे। तो कहीं न कहीं ये दो खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ये पूरा मैच चला है। हाँ, निश्चित ही ऐसा ही होता है। और कई बार तो ये होता है कि आप देखिए कि पूरी की पूरी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कई बार ये भी होता है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आखिरी के जो 5 या 6 जो बल्लेबाज होते हैं उनकी पारी ही नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि ये जो 600 रन की जो पारी हुई उनकी, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। या तो उन्होंने अगर डिक्लेयर किया होता तो बात दूसरी होती, पर इस बड़े स्कोर का फायदा तो उनको जरूर मिला है। और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक के लिए अगले 6 महीने में क्वालिफिकेशन इवेंट होंगे। अभी तक भारत को 7 खेलों में 44 कोटा मिल चुका है। रियो में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था। सबसे ज्यादा नजर 5 बड़े खेलों पर होगी। पूर्व मेडलिस्ट पीवी सिंधु का भी क्वालिफाई करना अभी बाकी है। तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व टीम, महिला में दीपिका क्वालिफाई कर चुकी हैं। महिला रिकर्व टीम के पास पेरिस में 18 से 21 जून तक होने वाले टूर्नामेंट से कोटा हासिल करने का मौका होगा। और इसके अलावा हम बात करें तो एथलेटिक्स में 9 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। फरवरी में इंडियन ग्रां प्री, मार्च में फेडरेशन कप और जून में इंटर स्टेट चैंपियनशिप, मई में एशियन चैंपियनशिप से भी कोटा हासिल करने का मौका होगा। बैडमिंटन में कोटा रैंकिंग के आधार पर मिलता है। सिंगल्स में टॉप 16 खिलाड़ी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एक देश के 2 खिलाड़ी ही होने चाहिए। पीवी सिंधु और साई प्रणीत का क्वालिफाई करना लगभग तय है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में 9 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। जून में होने वाले वर्ल्ड क्वालिफायर से गौरव सोलंकी 57 किलोग्राम में, सचिन कुमार 81 किलोग्राम में, नमन तंवर 91 और साक्षी 57 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक की टिकट हासिल कर सकते हैं। रेसलिंग की बात करें तो 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। अप्रैल में किर्गिस्तान में एशियन क्वालिफिकेशन और वर्ल्ड क्वालिफिकेशन होने हैं। मिडलिस्ट सुशील कुमार, साक्षी मलिक, सोनम मलिक और पूंजा ढांडा के पास ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका होगा। दूसरे खेलों की बात की जाए तो जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर, फेंसिंग में भावनी देवी, स्विमिंग में श्रीहरि नटराज, साजन प्रकाश। इसके अलावा टेबल टेनिस में साथियान, अचंता, शरद, कमल, मनिका बत्रा और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू पर नजर होगी। तो जैसे जैसे अगर हम कहें कि सारे खिलाड़ी और कुछ को ओलंपिक कोटा, जैसा कि हमने बताया कि 7 खेलों में 44 कोटा भारत को मिल चुका है और बहुत सारे अभी मैचेस बाकी हैं। तो देखना ये होगा कि आगे भारतीय खिलाड़ी जैसा प्रदर्शन करेंगे उस हिसाब से ओलंपिक कोटा मिलेगा। रजत, जरूर बैडमिंटन में तो निश्चित ही दोनों ही कोटा हमें मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पीवी सिंधु काफी पुरानी खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। अभी फॉर्म उनका इस समय कैसा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जरूर उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी होगी। ये बात और है कि टोक्यो ओलंपिक्स के डेट्स जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। अभी 2020 में ही होने थे उन्हें, लेकिन अब 2021 में अब 6 महीने का समय बाकी है, 6 या 6.5 महीने का। और इसमें आर्चरी की टीम भी जैसा कि आपने बताया कि तैयारी कर रही है। एथलेटिक्स में 9 हमें कोटे के वो मिल गए हैं, स्थान मिल गए हैं। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा का क्वालिफाई करना तो बहुत ही लाजमी है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अनुभव हासिल किए हैं पिछले 2018 से लेकर 2018-19 में। और बहुत अच्छे बड़े मैचेस में भी उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, एशियन गेम्स में भी और साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें भी। और चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि इंडियन सुपर लीग में कल केरला ब्लास्टर्स का सामना उड़ीसा से होगा। 9वें स्थान पर काबिज केरला ब्लास्टर्स ने सिर्फ 1 मैच जीता और उसके 6 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने खूबसूरत दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।